रिसर्च प्रपोजल को आज हम फर्दर डिस्कस करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था वर्ड्स प्रपोजल। प्रपोजल होता क्या है, ये एक ऑफर है जिसकी अहमियत क्या है, ये भी हमने कल स्टडी किया। वर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रपोजल। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे कल स्टडी किया था इसकी टाइप्स के हवाले से। एक सेल्स प्रपोजल है और सेकंड जो है वो रिसर्च प्रपोजल है। हमने कल प्रपोजल को डिफाइन किया। इसका वर्डली मतलब क्या होता है, ऑफर करना, अपनी प्रोडक्ट को या अपनी खिदमात को ऑफर करना। फिर इसकी अहमियत क्या है, और फिर इसके बाद इसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया। एक सेल प्रपोजल है और दूसरा है रिसर्च प्रपोजल। आज हम रिसर्च प्रपोजल को फर्दर लेके चलेंगे कि जो रिसर्च प्रपोजल है, जिस तरह की इसके टाइटल से वाज़ेह है कि जो रिसर्च प्रपोजल है दिस इज फॉर रिसर्च पर्पस। इसका मकसद ही सर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर रहे थे जी सर, आपने इसके ऑब्जेक्टिव लिखवा रहे थे, 3 मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल पर्पस। तो सेल पर्पस वाला जो है वो तो हमने वाइंड अप कर दिया था ना, कि भी फर्दर था उसका। सर इसके ऑब्जेक्टिव रह गए थे 3, आपने एक लिखवा दिया था। जो फर्स्ट वाला लिखवाया था वो जरा रिपीट करें। It educated the related client. लिख लें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रपोजल। फर्स्ट जैसे कि हमने देखा कि इट एजुकेट्स द रिलेटेड क्लाइंट्स। Second, it provides us a sound and systematic plan about the project। ये इसका सेकंड पे और थर्ड पे। It helps us to collect the related data। ये हमें रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने में मदद देता है। और it also promotes various research activities। It is a systematic way to know all the ins and outs related to the project। ये आप जस्ट 5 इसमें ऐड कर लें और इसके बाद हम चलते हैं फर्दर। अब अगले टॉपिक पे जाते हैं रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। सेल्स प्रपोजल के हवाले से हमने कल डिस्कस किया था, जिस तरह के उसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये जो प्रपोजल है वो सेल के लिए, चीजों को सेल करना, सेल और परचेज के हवाले से वो है। कस्टमर को टारगेट किया जाता है उसमें, और चीजों को सेल करने के हवाले से जो भी एक रिटन फॉर्मेट अडॉप्ट किया जाएगा वो सेल प्रपोजल होगा। अभी जो रिसर्च के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट को डिजाइन किया जाएगा वो रिसर्च डॉक्यूमेंट या रिसर्च प्रपोजल कहलाएगा। अगर एक ही वर्ड में हम बात करें कि ये जो प्रपोजल है, अगर हम उसके मीनिंग से थोड़ा हटके उसके कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो ये एक डॉक्यूमेंट का नाम है, रिसर्च प्रपोजल। इट इज अ डॉक्यूमेंट। ये जो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको डिजाइन किया जाता है, विच इज डिजाइन। इसको डिजाइन किस लिए किया जाता है? टू रिसर्च एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स
दिस इज एक्चुअली, ये 3-4 लाइंस मिलेंगी तो रिसर्च प्रपोजल का स्टार्ट यानी उसको डिफाइनिंग स्टार्ट मिल जाएगा। इट्स अ डॉक्यूमेंट which is designed to search and find the solution of the problem related to the project, फर्स्ट डे हमने जब कल हमने स्टार्ट किया था तो हमने प्रपोजल को देखा था। इसका मकसद ये है टू फाइंड द प्रॉब्लम, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रोजेक्ट शुरू करना है उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। इसके अलावा जस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमने इसमें ये भी देखा कि इसमें हम डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन भी है इसमें। इसके अंदर हम अवेयरनेस, वी गेट अवेयरनेस, हमें एक किस्म की अवेयरनेस मिलती है। इसमें वी गेट इंफॉर्मेशन, वी मेक सर्वेस, हम सर्वे करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम इसके आउटकम तक पहुंचते हैं, नताइज निकालते हैं, results, all findings, all recommendations, this we get by proposal। proposal का जो एक फंक्शन है उस पे या इसकी अहमियत क्या है बिजनेस के अंदर, इसकी जो है इसका स्कोप क्या है, इसका फायदा क्या है, ये कंप्लीट रिसर्च है अबाउट द प्रपोजल। यू मेक अ प्लान ओवर देयर, ये पहले एक प्लान साजी होती है, प्लान करने के बाद आप फिर उसका सर्वे करते हैं, उसके सारे इन्स एंड आउट को पाते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, सारे रिलेटेड लोगों की राय पढ़ते हैं, किताबें सर्च करते हैं। ये जो रिसर्च है, दिस इज एक्चुअली यू आर गोइंग टू target all the knowledge about the project, all the benefits, all the upcoming losses and benefits, all the problems you will face in the due process of research। जो भी प्रोजेक्ट आपने शुरू करना है उसमें रिसर्च जब आप करेंगे तो सारे इन्स एंड आउट को आप पाने की, राइटर्स ने इसको एक समरी भी बोला हुआ है, इट्स अ समरी। रिसर्च प्रपोजल इट्स अ समरी। वो क्या समरी है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर सारा जो खुलासा है उसका, वो उसको रिसर्च प्रपोजल का नाम दिया हुआ। आप इधर से जस्ट ये देखें रिसर्च प्रपोजल के हवाले से, रिसर्च प्रपोजल इट्स अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है। किस लिए? प्रपोजिंग रिसर्च, दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज, मैंने अभी लिखवाया जिसको डिजाइन किया जाता है, दैट्स डिजाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। जनरली इन द साइंसेस और एकेडमिया एंड जनरली constitutes a request for sponsorship of that research। ये जो प्रपोजल है इसको एक और मीनिंग दिया हुआ है, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑफर, इट्स अ रिक्वेस्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट इट्स अ डॉक्यूमेंट, मैंने अभी कहा कि इसको एक कॉन्सेप्ट के मीनिंग के हवाले से आपने वर्ड डॉक्यूमेंट का दे लेना है। इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट इज डिजाइन्ड टू गेट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस ओवर अ प्रोजेक्ट। It's also the name of a request। किस लिए रिक्वेस्ट है? For research। Research proposal it's a request that is requested for research। Proposals are evaluated on the cost and potential impact of the proposed research and on the soundness of the proposed plan for carrying it out। We also come to now make a plan over there। जो मैंने इनिशियल पे आपको कुछ सेंटेंसेस पे लिखवाए हैं, ये एक सिस्टमैटिक प्लान का नाम है। जैसे कि मैंने अभी उधर लिखा है कि ये एक सिस्टमैटिक एक प्लान है। मिसाल के तौर पर ये जो फर्स्ट पेज के ऊपर, ये जो स्टार्ट पे कुछ, सॉरी सेकंड पेज पे, इसमें वी कलेक्ट डाटा, वी गेट अवेयरनेस, वी गेट इंफॉर्मेशन, वी मेक सर्वेस, वी ultimately get an outcome, we find results, findings, recommendations। और यहाँ पे मैंने वो प्लान का वर्ड भी इस्तेमाल किया कि हम एक प्लान इस्तेमाल करते हैं। I'm going to show you फर्दर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। सर जब हमने ये डाटा कलेक्शन, अवेयरनेस ये सब कुछ लिखना होगा तो हम ऊपर हेडिंग कुछ देंगे कि ऐसे लिखेंगे? जी बिल्कुल हेडिंग देंगे, मैं आपको हेडिंग बताता हूँ। फर्दर मैंने स्टार्ट करते हुए मैंने बताया था कि जो हेडिंग है, एक तो सबसे पहले हमने 3-4 पहलू पे चलना है। मैं हेडिंग आपको इनिशियल पे बता देता हूँ। इधर सबसे पहले तो आपने रिसर्च प्रपोजल को डिफाइन करना है। सबसे पहले डेफिनेशन आपने लिखनी है, उसके बाद आपने
अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी, ये हम कैसे बनाएंगे, कैसे ये स्ट्रक्चर इसका, जैसे कि हम कुछ भी रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जैसे कि हम कोई टेक्निकल राइटिंग कुछ भी हम लिख। ओके जी, वो सिग्नल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बात कर रहा था कि आपने जो हेडिंग्स आपने रेडी करनी है जिसके नीचे हम डिस्कशन करेंगे, उसमें सबसे पहले तो उसको डिफाइन करेंगे हम रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। सेकेंडली हम उसका स्ट्रक्चर वो स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। इसके ऊपर अभी मैं इसके पार्ट्स बताता हूं, इसके 4 पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं अभी। बेसिक इसके 4 पार्ट्स, और फिर उसके बाद जो एक नेक्स्ट पोर्शन है वो है लिटरेचर व्यू आपने कैसे करना है। ये भी एक हेडिंग है। इस लिटरेचर व्यू को आपने जो उसकी बॉडी है, दिस इज इक्वल टू बॉडी, कि आपने उसकी बॉडी को कैसे रीड करना है। एक तो ओवरऑल हम रिसर्च प्रपोजल का वो देखेंगे कि उसका जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, उन्हें ऐड तो करना सर मीटिंग में। मैंने किया ऐड, मेरे पास कोई पेंडिंग नहीं है। अमून का आ रहा है सर, अमून का वो क्या सर हमारे मेरे पास कोई पेंडिंग नहीं है, अभी जब आएगा तो मैं कर लूंगा। ओके सर। सर हमारे पास रिसर्च प्रपोजल ऐसी है ना, जैसे हम कोई असाइनमेंट को प्रिपेयर करते हैं, जब हमें कोई असाइनमेंट दी जाती है उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ये एक रिसर्च असाइनमेंट ही है, और खास तौर पे ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाके जब आपको एक मिसाल के तौर पर एक असाइनमेंट मिली है कंस्ट्रक्शन की, तो आपने कंस्ट्रक्शन का एक पूरा प्लान करना है, आपने उसके ऊपर कास्ट कितनी आती है उसको प्लान करना है, और कंप्लीट आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसको जो आपने रिसर्च प्रपोजल आपने रेडी करनी है, इसको अप्रूव करवाने के लिए आपने जो एक फंडिंग भी करवानी होती है, आपने इसको अप्रूव करवाना होता है। ये सारे जो प्री इंफॉर्मेशन सारी आपने उसके बारे में इकट्ठी करनी होती है। इट्स आल्सो लाइक एन असाइनमेंट। ये असाइनमेंट यही होता है कि आपको कोई काम सौंपा जाता है और उस काम के ऊपर आपने सिस्टमेटिकली तौर पे सारा तजजिया करके उसके ऊपर डाटा कलेक्शन करनी है। उसके ऊपर आपने डाटा कलेक्शन करने के लिए आपको इंटरव्यू करना पड़ सकता है, सर्वे करना पड़ सकता है, आपको किताबों को खंगालना पड़ सकता है, आपको बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं उनसे आपको व्यू लेना पड़ सकते हैं। क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर रेफरेंस भी होता है, यानी कि आप रेफरेंस भी लेते हैं, आप मुतल्लिका इसमें किताबें स्टडी करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस को भी हम देखेंगे किस तरह के रेफरेंस आप कहाँ से लेंगे, उसके सोर्सेस क्या है, इसको हम भी स्टडी करेंगे। अभी जो एक तो डेफिनेशन, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे, और फिर थर्ड नंबर पे आपने लिटरेचर व्यू देखना है उसका। और लिटरेचर व्यू मैंने बताया दिस इज इक्वल टू बॉडी। और जो इस लिटरेचर व्यू के अंदर आपने कुछ प्रिंसिपल को भी स्टडी करना है, जिनको 5 C's का नाम दिया जाता है। 5 C's प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल में उसके अच्छी कम्युनिकेशन के 7 C's के टॉपिक से एक टॉपिक सॉल्व किया जाता है कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए 7 असूल होते हैं। यहाँ पे लिटरेचर व्यू देने के लिए 5 असूल है। 5 C's are there to make a very sound literary view, या एक लिटरेचर की बॉडी को व्यू देने के लिए आपको 5 असूलों को फॉलो करना पड़ेगा। वो भी हम लिटरेचर के व्यूज में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा एक फर्स्ट है इनिशियल पे। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि हम इसका मेथड क्या है। अभी मेथडोलॉजी के टॉपिक से हम देखेंगे कि इसका जो मेथड है वो क्या है। और मेथड के अंदर
भी हम फर्दर देखेंगे कि हमने इसका थीसिस कैसे बनाना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें कैसी वोकैब इस्तेमाल करनी है, इसके अपेंडिक्सिस क्या होते हैं, कैसे होता है, वो लिस्ट होगा यानी कि जिसको लिस्ट कहते हैं, और उसके बाद इसमें रेफरेंस आपने कैसे कोड करने हैं, इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो चीजें हम मेथड के अंदर फर्दर जाके स्टडी करेंगे। यहाँ तक बात फर्दर पूछनी है, यू मे आस्क मी। तो रिसर्च प्रपोजल की डेफिनेशन के ऊपर मैं यहां से आपको ये चंद वर्ड बता रहा था। एक तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट, और अभी आपने बोला कि ये एक असाइनमेंट है। ऑफ कोर्स ये एक असाइनमेंट है, और इस असाइनमेंट में आपको असाइन किया जाता है कि आपने रिसर्च करनी है किसके ऊपर, एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हमारे पास 3 वर्ड आते हैं कि ये एक रिसर्च है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और इस रिसर्च की इसके प्रपोजल को लिखने के लिए आपके पास इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर के हवाले से सबसे पहले हम इसमें टाइटल लिखते हैं, और ये जो टाइटल है ये आता है कवर पेज के ऊपर, यानी जो कवरिंग पेज होता है हम लगाते हैं जी कवरिंग लेटर लगा दें। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कवरिंग लेटर। सो दिस इज आल्सो लाइक कवर पेज। कवर पेज के ऊपर हम उसका टाइटल लगाते होते हैं। ये स्ट्रक्चर है, रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा टाइटल ओवर देयर। टाइटल किसमें ड्रा किया जाता है, कवर पेज के ऊपर। उसके बाद जो टाइटल है, जो कवर पेज है, वो आपने बनाना कैसे है, मैं उसको, ये हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट कीप इन माइंड कि हमारी हेडिंग क्या है। देखें जिसका अभी टाइटल के हवाले से उसमें लिखा हुआ है, और ये मैंने पहले बोला कि ये जो टाइटल आपने लिखना है, जिसके ऊपर हमने टाइटल के अंदर फर्दर क्या क्या चीजें ऐड करनी है, इसको हम नाम देंगे कवर पेज का। स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्रपोजल। कवर पेज में हम नंबर 1 पे तो टाइटल लिखेंगे, और इस टाइटल के अंदर कवर पेज में क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम, आपका नाम आएगा, आपका कॉन्टेक्ट आएगा, योर नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल, इसके साथ वर्ड यू मे राइट कॉन्टेक्ट डिटेल, एंड योर क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये जो टाइटल के साथ ही कवर पेज के ऊपर जहां पे आपने टाइटल लिखना है, वहां पे आपका नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद इसी के ऊपर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ये होना चाहिए, वेदर इट्स अ यूनिवर्सिटी,
और कॉलेज वटेवर जो भी है। पहले नंबर पे आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, इदारे का नाम और कोई डिपार्टमेंट है तो उसका नाम। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे इस टाइटल पेज के ऊपर, जिसको कवर पेज कहते हैं, इस पे आपने लिखना होता है सुपरवाइजर नेम। देखिए आप असाइनमेंट, जैसे असाइनमेंट भी बनाते हैं तो उसमें आप अपना नाम लिखते हैं, आपका रोल नंबर लिखते हैं, क्लास लिखते हैं और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फिर आपके टीचर का नाम, सुपरवाइजर का नाम। सो दिस इज एक्चुअली कवर पेज। ये तो उसके जो स्ट्रक्चर है उसका पहला हिस्सा है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कवर पेज। उसके बाद हम जाते होते हैं, हम लिखते हैं, टेबल ड्रा करते हैं। टेबल, ये टेबल क्या है? कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सॉरी कंटेंट लिस्ट है। ये कंटेंट लिस्ट है। जैसे कि आप किताब खोलते हैं तो किताब के बाहर टाइटल, उसके बाद आगे दूसरा पेज खोलते हैं तो कंटेंट पूरी फहरिस्त होती है। So this is actually the second is the वो फहरिस्त है। This is the table, this is the content। कवर पेज नहीं आता? नहीं, दूसरे नंबर पे है, ये दूसरा पार्ट है। मैंने इधर लिखा है ये सेकंड पार्ट है। मैं कर देता हूँ इसको कलर ब्लैक दे देता हूँ। दिस इज सेकंड पेज। ये उसका सेकंड साइड है जिसपे आपने टेबल कंटेंट लिस्ट देनी है आपने। इस कंटेंट लिस्ट में आप उसको सेक्शन वाइज मतलब डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन, आप सेक्शन वाइज उसको डिवीजन देंगे। सेक्शन वाइज उसको डिवीजन देने के बाद हो सकता है कि इसमें आप लिखें कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। जैसे कि आपने मैंने आपको आउटलाइन दिखाई तो आउटलाइन में मैंने बताया कि इसके दो, जो स्ट्रक्चर में जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है इसमें आपने एक तो राइटिंग पैटर्न चूज करना होता है। चूज राइटिंग पैटर्न। राइटिंग पैटर्न चूज करने के बाद जो आगे है आपने इसमें बैकग्राउंड देनी होती है। अच्छा, एक चीज और जहन में रखें कि ये जो कंटेंट टेबल है इसमें आपने सब डिवीजन भी लिख सकते हैं। इसके अंदर सब डिवीजन भी आपने लिख सकते हैं। इसमें जो बैकग्राउंड है ये आपने इंट्रोडक्शन में राइटिंग पैटर्न चूज करने के बाद आपने उसकी बैकग्राउंड देनी होती है। जो आपको मैं विजुअलाइज करवा रहा था, ये गूगल का इमेज, इसमें ये देखें फर्स्ट टाइटल, फिर उसके बाद इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट एक समरी को कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट है कि आप पूरा जो रिसर्च प्रपोजल है उसका एक छोटा सा खुलासा मरकजी ख्याल की शक्ल में, दिस इज एग्जेक्टिव समरी, उसने इसको एग्जेक्टिव समरी का नाम दिया है। या एब्स्ट्रैक्ट को उर्दू में कहते हैं खाका। पहले आप उसका खाका बना लेते हैं, मतलब एक एग्जेक्टिव समरी बना लेते हैं। और जो चीज उसने यहाँ पे इस गूगल इमेज में जो चीज स्किप की है वो उसने टेबल ऑफ कंटेंट को स्किप किया हुआ है। दूसरे नंबर पे उसने एब्स्ट्रैक्ट को रखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट की जो इस्लाह है वो हमने आगे जाके पढ़नी है। बहरहाल ये एक गूगल व्यू का एक स्ट्रक्चर उसने दिया हुआ है। इसका भी आप एक इमेज ले लें, फिर हम उसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। अपना जो एक सेट किया हुआ एक स्ट्रक्चर होगा उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। ये जो इस्लाह एब्स्ट्रैक्ट किया है ये लेटर ऑन आएगी।
लेकिन जस्ट इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये एक समरी का नाम है, एक खाके का नाम है, एग्जेक्टिव समरी है। उसके बाद इंट्रोडक्शन को तो हमने 3rd नंबर पे यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी किया है। मैंने आपको उधर इंट्रोडक्शन का जो 3रे नंबर पे हमने उसको डील किया। 4थे नंबर पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर का जो एक व्यू है वो है कि हमने लिटरेचर व्यू लेना है। मैं इसको इधर ड्रा कर देता हूँ। जो 4th नंबर पे है एट 4 प्लेस वो है लिटरेचर व्यू। आई टोल्ड यू दैट दिस इज लाइक बॉडी, ये बॉडी की तरह है। और उसके बाद ये जो लिटरेचर व्यू है इसमें मैंने बोला कि इसमें 5 C's का आपने ख्याल रखना है। 5 C's, ये 5 C's क्या है? ये 5 ऐसे अल्फाज हैं जो C से स्टार्ट होते हैं, जिसमें एक वर्ड है साइड का वर्ड है, दूसरा वर्ड इसमें आता है कंपेयर का वर्ड आता है, तीसरा वर्ड इसमें कंट्रास्ट का वर्ड आता है, और चौथा वर्ड इसमें क्रिटिक का वर्ड आता है, और 5वां वर्ड इसमें कनेक्ट का वर्ड आता है। ये जो 5 वर्ड है ये है 5 C's। इस तरह वो 7 C's का कम्युनिकेशन के अंदर टॉपिक है, उसमें 7 के 7 वर्ड C से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 5 वर्ड C से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके ऊपर एक सेंटेंस मैं भी लिखवाता हूँ आपको लेटर ऑन। आई थिंक अगर क्लास ओवर होगी तो फिर यहाँ से हम कल शुरू करेंगे। आगे मेरे ख्याल 10 बजे आपकी क्लास भी है। तो ये आज के लिए जो स्ट्रक्चर है इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। कवर पेज है जिसको टाइटल के नाम से भी समटाइम लिखा जाता है। उसके बाद टेबल है कंटेंट लिस्ट के तौर पर। गूगल इमेज में यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ था, लेकिन वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर आपने इंट्रोडक्शन बनाना है। इंट्रोडक्शन में आपने राइटिंग पैटर्न चूज करके बैकग्राउंड देनी है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों जो हैं ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये तो इंट्रोडक्शन के पार्ट्स में आएंगे। चौथा जो इसमें पोर्शन है वो ये है, इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। ये है लिटरेचर व्यू, दिस इज द बॉडी एंड देयर वी फॉलो 5 प्रिंसिपल्स। और ये जो 5 प्रिंसिपल्स की हेडिंग है वो सारे एक एक जो वर्ड है वो C से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको भी 5 C's कहते हैं। ये इसका लिटरेचर व्यू है। तो ये जो 4 हैं ये हमारी बुक में जो डील किए हुए हैं ये 4 पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर के एतबार से, यानी एज पर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 4 डिविजन्स। फिर थोड़ी देर के लिए ये मैं गूगल इमेज आपको शेयर करता हूँ ताकि उनके पार्ट्स को भी हम थोड़ा सा व्यू कर लें। अब देखिए फर्स्ट पे टाइटल है, देन एब्स्ट्रैक्ट और एग्जेक्टिव समरी है, देन इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर ही उधर देखिए उसने 1.1 ये सब डिवीजन में लिखा हुआ है। देन 2 बैकग्राउंड आपने देनी है। बैकग्राउंड के बाद आपने स्टेटमेंट पकड़ना है। स्टेटमेंट के बाद आपने उसके ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद आपने उसका स्कोप देना होता है, और स्कोप देने के बाद आपने उसकी अहमियत को वाज़ेह करना है। दिस इज द इम्पोर्टेंस। ये इंट्रोडक्शन के अंदर ही उसने सारे पार्ट्स को रखा हुआ है। उसने तीसरा हिस्सा उसका डील ही नहीं किया, यानी कि उसने जो लिटरेचर व्यू है वो उसका नहीं दिया हुआ। लिटरेचर व्यू ये सब कैटेगरीज के अंदर ही तकरीबन उसने मिक्सअप कर दिया हुआ है। हालांकि इंट्रोडक्शन का एक पोर्शन है, लिटरेचर व्यू का दूसरा पोर्शन है। लिटरेचर व्यू के अंदर ही आपने 5 C's का ख्याल रखना होता है। हम एक और डिवीजन ले लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, फिर डिटेल, सिग्निफिकेंस, लिटरेचर व्यू। ये वाला जो लिटरेचर रिव्यू है और मेथोडोलॉजी, लेटर ऑन कल हम मेथोडोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे, और फिर इसका रिजल्ट और फिर इसका कंक्लूजन है। रिसर्च प्रपोजल के पार्ट्स को उसने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, आप अपने माइंड को क्लैरिफाई करें। आप 4 पार्ट्स जो हमारी बुक के अंदर जिनको मेंशन किया हुआ है आपने इनको मेमोराइज करना है कल के लिए। कल हम इसका फिर मेथोडोलॉजी स्टडी करेंगे। ये कवर पेज, देन टेबल कंटेंट, देन इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड और राइटिंग पैटर्न चूज करना है, और चौथे नंबर पे लिटरेचर व्यू, बॉडी 5 C's के एतबार से आपने उसकी बॉडी या लिटरेचर व्यू को मीट करना है। और 5वां पोर्शन जो है इसको ऐड कर देते हैं, वो है कंक्लूड, यानी ये हम उसको कंक्लूड करेंगे उसको, यानी दिस इज द अल्टीमेट फाइंडिंग। ये उसका फाइनल ऑब्जर्वेशन है। इस फाइनल अल्टीमेशन, ये जो कंक्लूजन है जिसको रिजल्ट भी कह सकते हैं, फाइंडिंग भी कह सकते हैं, एक्चुअली इसका जो एंड अप होता है ना वो एक और तरीके से होता है।
वो एंड अप होता है कि आप रेफरेंस के साथ एंड अप करते हैं, अपेंडिक्सिस के साथ एंड अप करते होते हैं। बहरहाल इस पे हम कंक्लूजन का एंड इसका कैसे होता है वो कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसमें। तो एनी क्वेश्चन, यहां तक कोई सवाल? सर ये मेरा क्वेश्चन किस तरह से आएगा? ये आपको डिफाइनिंग अंदाज से एक, और दूसरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न से आएगा। यानी कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैं उसकी पिक्चर उतार के सेंड कर देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपको कैसे आएगा, और ग्रुप में मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक और बात की है, इस तरीके से सिग्नल प्रॉब्लम आ जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए तो बहुत थोड़ा काम होता है। मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग करके आपको ग्रुप के अंदर फिर सेंड कर दूं, आप उसको भी साथ साथ करेंगे तो तब हमारा काम जो है वो ज्यादा और जल्दी हो सकता है, एक टारगेट के अंदर हम उसको मीट कर सकते हैं। तो इससे हट के जो क्लास हमारा लेक्चर यहाँ पे हो रहा है, इससे हट के भी अगला टॉपिक पॉसिबल है कि मेथोडोलॉजी का टॉपिक दे के मैं उसको रिकॉर्ड करके फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा उसको, क्योंकि इस तरह काम थोड़ा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ये थोड़ा सा काम हुआ है हमारा स्ट्रक्चर का, जबकि मेरा प्लान ये था कि हम मेथोडोलॉजी को भी आज करके रिसर्च प्रपोजल को हम वाइंड अप कर देंगे। आगे रिसर्च पेपर पे जाना था, लेकिन ये काम हमारा पीछे है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको जो है ना कोशिश करूंगा छोटे छोटे पार्ट्स में आपको सेंड कर दूं, तो आप अपनी नोटबुक खोल के आप उनको सुन के अपना पूरा जो एक टॉपिक है वो प्लान कर लें, वो एक पूरा टॉपिक आप तैयार कर लें। और क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं उसकी पिक्चर उतार के आपको सेंड कर देता हूँ, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की शक्ल में सवाल कैसे आएगा वो मैं आपको पिक्चर उतार के सेंड कर देता हूँ। अभी मेरी भी नेक्स्ट क्लास। सर जैसे आप ये लिखवा रहे हैं, हमने बस इतना ही याद करना है जो जैसे जैसे आप बता रहे हैं? हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं हेडिंग दे रहा हूँ तो आपने जरा उनको अच्छे तरीके से डिफाइनिंग शक्ल दे देनी है। मैं फिक्रा बोलता हूँ, आप फिक्रे को सुन के जरा उसको डिफाइन पैराग्राफिंग बना लें, 4-4 5-5 लाइंस की, 2-3 लाइंस की, 2-3 से 5 लाइन तक उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख लें जितना जितना मैं बता रहा हूँ। समटाइम ये होता है कि मैं उसकी जस्ट हेडिंग दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ, तो आप उसको नोट कर लें जरा, यानी इस तरीके से। तो सर आप हेडिंग दे रहे हैं तो आपके पास कोई पीडीएफ फाइल या कुछ नोट्स नहीं है जो हम देख सकें? मैं सेंड इंशाल्लाह करता हूँ आपको, लेकिन अभी ओके मेरी सर, क्लास आप है, ना अभी मेरी जी क्लास ठीक है है, सर, आप क्लास सेंड करेंगे ना जी फिर हम उस वहां से याद कर लेंगे। जी ठीक है। आप लोग जो है ओके ना सर। ग्रुप से हटके, यानी बॉयज एंड गर्ल्स अपना सेपरेट सेपरेट ग्रुप बना के मेरे से कांटेक्ट कर लें। ग्रुप से हटके मैं उनको जी जो पर्सनल ग्रुप्स हैं उन पे सेंड कर दूंगा, बजाय इसके कि जो एक हमारा ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर मैं, क्योंकि हर टीचर्स ने अपने अपने टाइम पे आके अपना लिंक शेयर करना है, अपनी थोड़ी बहुत वहां पे कम्युनिकेशन ऑफिशियल जो ग्रुप है उसके अंदर शेयर करनी है। यहाँ पे एक इंग्लिश का बना लें, उस इंग्लिश के अंदर मैं आपको पीडीएफ के नोट्स और आपका जो पेपर पैटर्न और पेपर्स का जो मॉडल पेपर है उसका भी सेंड कर दूंगा। और फिर वक्तन फौक्तन जो है वहां पे ज्यादा हम कम्युनिकेशन इंग्लिश के पैटर्न के ऊपर कर लेंगे, और वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, मेरा ख्याल ये है। क्योंकि अगर जस्ट मैं इंग्लिश के सारा डाटा उधर देता जाऊं तो वहां पे सारे बाकी टीचर्स की मिक्सिंग होगी, तो वहां पे प्रॉपरली ना आपको समझ आएगी, बाकी भी सारे परेशान होंगे। तो इस तरीके से ओके सर, आज बना लेंगे। इंग्लिश का सेपरेट बना लें जी, बॉयज भी अपना सेपरेट ग्रुप बना लें, गर्ल्स भी बना के ऊपर जस्ट लिख दें अपनी क्लास का नाम और इंग्लिश का उसमें मेंशन कर दें, तो उसको हम जस्ट परस्यू कर लें।